नमस्कार बच्चों। आज संडे है तो आज हम अपनी पढ़ाई से हटकर कुछ अलग करेंगे। आज हम चेक करेंगे कि हमारी जीके कितनी स्ट्रांग है। क्या हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी जीके पर ध्यान दे रहे हैं? तो इसके लिए आज हम एक क्विज़ करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। आप अपनी जीके चेक करने के लिए अपने साथ एक नोटबुक रखें और अपना गेस किया हुआ आंसर उसमें लिखें, या फिर आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और यदि आता है तो वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर नहीं आता तो हिंट का वेट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी उसे भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में से अगली क्विज़ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अपनी नेक्स्ट क्विज़ जो है आपको मिल जाए। जब भी नेक्स्ट क्विज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है, ये हमें बताना है। आंसर बताने से पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जय जवान जय किसान, जवान मतलब हमारे देश के जो सिपाही हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और किसान जो कि हमारे देश के लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ये नारा दिया गया जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया है? ऑप्शंस आर भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। और जो भगत सिंह हैं, उन्होंने जो नारा दिया था वो था इंकलाब जिंदाबाद। और महात्मा गांधी जी, उनके नारों के बारे में तो आप पढ़ते ही रहते हैं, उन्होंने कई नारे दिए थे। तो उनमें से कोई एक नारा अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। दोनों का जन्मदिन जो है वो एक ही दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी और महात्मा गांधी जी का भी। और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और आप सभी को पता तो होगा ही कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? योगा, आप जानते हैं कि योगा हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? हमारी ऑप्शंस हैं 5 जून, 21 जून या फिर 5 सितंबर। सभी बच्चे आंसर गेस करेंगे। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 21 जून। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें जो 5 जून को भी हम एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कि हम 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। और 5 सितंबर तो अभी गया है और हमें पता है कि हमने उस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमारी ऑप्शंस हैं यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर राकेश शर्मा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले हम आपको इसकी फ़ोटो दिखा देते हैं, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये जो है अमेरिका से बिलोंग करते थे और ये सबसे पहले मून पर सबसे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं।
जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द राइट आंसर। और इसमें जो ये राकेश शर्मा जी दिए हुए हैं, राकेश शर्मा इंडिया से स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, राकेश शर्मा जी। और यूरी गगारिन ये स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड में स्पेस में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यूरी गगारिन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप इस फोटो में देख सकते हैं, और राकेश शर्मा जी जो कि इंडिया की तरफ से जाने वाले पहले व्यक्ति थे, उनकी फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया के किस शहर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, मंदिरों का शहर? कहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर हैं? हमारी ऑप्शंस हैं जयपुर, कोलकाता या फिर भुवनेश्वर। तो इन तीनों में से कौन सी सिटी है जहाँ पर कि जिसे टेम्पल सिटी कहा जाता है? ओके, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये उड़ीसा की कैपिटल भी है। उड़ीसा में जो ये भुवनेश्वर है, इसमें सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसे टेम्पल सिटी कहा गया है। और जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं। और कोलकाता, इसको आप जो है इसका आंसर आप जो है अपने आप पता करेंगे, कोलकाता को हम क्या कहते हैं, इसे किस सिटी के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे भुवनेश्वर द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं भुवनेश्वर द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप ये जो मंदिर देख रहे हैं दैट इज़ लिंगराज टेम्पल। ये भुवनेश्वर का या आप कह सकते हैं उड़ीसा का फेमस टेम्पल है, जिसे चट्टानों को या फिर आप कह सकते हैं रॉक्स को काट काट कर बनाया गया है, और ये बहुत ही पुराना और फेमस मंदिर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल इज associated with which sport? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? साइना नेहवाल कौन से गेम से संबंधित हैं, कौन सा गेम खेलती हैं? साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? तो आपने टीवी वगैरह में भी सुना होगा कि साइना नेहवाल का नाम जो है आप सुनते रहते होंगे। तो आप बताएंगे कि साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? ओके, आपने गेस कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि साइना नेहवाल को, ये साइना नेहवाल की पिक्चर है, और अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा गेम प्ले कर रही हैं। तो इसका आंसर भी आपने कर लिया होगा। तो साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनैलिटी। आप फोटो देख रहे हैं, ये किसकी फ़ोटो है ये आपको बताना है। ये किसकी फ़ोटो है ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सभी बच्चों ने पहचान लिया होगा। अभी 5 सितंबर को हमने इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। तो ये हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और जो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके बारे में भी आप जानते ही हैं कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और एक सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, जिन्होंने दलित लोगों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और उनको उनके अधिकार दिलवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम जन गण मन? जन गण मन सभी बच्चे डेली अपनी प्रेयर में भी गाते हैं जन गण मन, और आपकी स्कूल की डायरी में भी जन गण मन लिखा होता है, और उसके नीचे उसके राइटर का नाम भी लिखा होता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सभी बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन लिखा है। और ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, इन्होंने लिखा है। और प्रेमचंद का भी हिंदी साहित्य में बहुत योगदान रहा है, और इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स भी हैं। और आपके लिए क्वेश्चन यही है कि प्रेमचंद की किसी एक किताब का नाम आपको लिखना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम कुछ और जानकारी लेंगे। इनका योगदान बांग्ला साहित्य में रहा और इनको जो है लिटरेचर में नोबल प्राइज़ भी दिया गया। ये नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे लिटरेचर में। और इनको इनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम गीतांजलि है, जिसके लिए इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? तो हमारी ऑप्शंस हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन या फिर इंडियन ओशियन। तो इन तीनों में से कौन सा ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कुछ ओशियंस के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन, यहाँ से यहाँ तक ये सारा अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन आप देख रहे हैं कि 2 जगह, और यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो आप कहेंगे कि ये यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह कैसे? क्योंकि हम इस पिक्चर को एक फ्लैट सरफेस पे देख रहे हैं और आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। तो हमारी ये जो पैसिफिक ओशियन है, अगर हम 3D में देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि हम बैक साइड नहीं देख पा रहे हैं। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। और जो इसका राइट आंसर है वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज़ द राइट आंसर। तो पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप सभी बच्चों को पता है कि ट्रीज़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि क्या ये ओशियंस जो हैं ये भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? और आप ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे कि ट्रीज़ से हमें 30%, ट्रीज़ जो है हमें 30% ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जबकि ये जो ओशियंस हैं ये हमें, जो ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये ओशियंस जो है हमें 70% ऑक्सीजन जो है हमें 70% ऑक्सीजन जो है हमें ओशियन से प्रोवाइड होती है। और जो एनवायरनमेंट में जो 70% ओशियन ऑक्सीजन है वो ओशियन से हमें मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज़? आपको पता है कि उत्तराखंड जो है एक स्टेट है जिसे उत्तर प्रदेश में से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड को। तो इसकी कैपिटल, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लखनऊ, देहरादून या फिर शिमला। तीनों में से कौन सी है इसकी कैपिटल? तो इसकी कैपिटल सभी बच्चों ने गेस कर लिया होगा, इसकी कैपिटल है देहरादून। देहरादून इज़ द करेक्ट आंसर। जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि शिमला जो है वो किस स्टेट की कैपिटल है, ये आपको पता लगाना है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड, और इसकी कैपिटल भी लिखी हुई है देहरादून। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स का है। आपको पता ही है कि मैथ्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो एक क्वेश्चन हम मैथ्स का भी कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इज़ द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड इट्स। मान लो ये जो है आपकी एक क्लोज्ड फिगर है, इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है, चारों तरफ का डिस्टेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। पेरीमीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और एरिया क्या होता है? एरिया जो इसका इंटरनल सरफेस है, जो बाउंड्रीज़ के अंदर है, उसको हम एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? एक 3D जो ऑब्जेक्ट होता है, 3D जो शेप होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। कि एक 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम पूरा फुल कर देते हैं तो उसमें जितनी क्वांटिटी आती है, तो वो क्वांटिटी जब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्विज़ जो है आपको मिल जाएगी। आप जो है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नेक्स्ट क्विज़ आए वो आपको मिल जाए।